हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 दुख को पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। इसके 2 पार्ट को हमने पढ़ा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पहले उसे देख ले, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। हमने देखा कि मिंटो पार्क से दिलीप निकलते हुए एक बच्चे को पकौड़े बेचते हुए देखता है, तो वो उससे वो ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद 1 रुपये उसे देता है, लेकिन बच्चे के पास चेंज नहीं होता है, जिससे वो दिलीप को इच्छा होती है कि उसके घर को देखे। तो इसीलिए वो कहता है कि चलो तुम्हारे घर में होंगे। तो वो बच्चा बोलता है घर पे भी नहीं है पैसे, लेकिन वो फिर भी उसके घर देखने की इच्छा होने के कारण वो कहता है कि चलो तुम्हारे घर, और वो उसको अपने घर कैसे लेकर जाता है ये हमने पार्ट 2 में देखा। अब उसकी माँ की अवस्था कैसी है, उसकी माँ ने इससे क्या पूछा, ये हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जब लड़के के माँ ने पूछा कि सौदा बिका बेटा, तो लड़के ने उत्तर दिया हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा बाकी पैसे बाबू को देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा बाईसाइकिल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उसके पास छूटे पैसे नहीं थे। बाबू गली में खड़ा है कि अब उसको सारे जो भी कहानी वो बता रहा है कि उसे पैसे लौटाने हैं बाबू को, उसने सारे खरीद लिए हैं, यानी सब सौदा कर लिया है। घबराकर माँ बोली रुपए के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से कहा ताकि माँ सुन ले। कहा रुपए रहने दो, 2 रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। अब उसको उसकी माँ को सुनाने के लिए वो बोल रहे कि रहने दो, कोई बात नहीं, रुपए कल आ जाएगा, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा नहीं जी। अब वहाँ उनके सामने वो स्त्री आ रही हैं, उसकी माँ छोटे बच्चे की। और पहले की ये परंपरा थी कि कोई भी स्त्री सामने किसी से भी बात करने के लिए अपने घूंघट लेती थी। तो ये भी कैसे अपने कपड़े को आगे खींचते हुए कहा उसने नहीं जी, आप रुपए लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। अब ये बोल रही है, सारे पैसे लौटा रही है कि अभी उनके पास चेंज नहीं है तो आप पूरे ले लो, कल आप अपना पता दे दीजिए तो ये जाकर ले आएगा। लेकिन वो बोल रहे कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, रहने दो, 2 रुपये, फिर आ जाएगा। लेकिन उसकी माँ नहीं मान रही है, वो बोल रही है कि नहीं, आप रुपए लेते जाइए, ये जो पैसे हैं वो कल ले आएगा उनका जो बेटा है, छोटा बच्चा वो। लेकिन दिलीप ने शर्माते हुए कहा रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए दे दीजिएगा। वो रख नहीं रही है उसकी माँ, बच्चे की माँ, और दिलीप उसे पूरे पैसे रखने के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है कि आप इसे रख लीजिए, बच्चे को मिठाई दे दीजिएगा। स्त्री कहती कि नहीं नहीं, स्त्री नहीं नहीं करती रह गई, लेकिन दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया, मतलब वो निकलने लगा। स्त्री के मुरझाए कुंबलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। किसी के प्रति कृतज्ञ होना या उसका आभार मानना और प्रसन्न हो जाना कि आज उनकी कमाई हो गई, ये उनके चेहरे पर दिख रहा था। रुपया अपनी चादर की घूंट में बांधी एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बाह के इशारे से पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मैले अंगोछे से लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसने खाने को दे दी। अब दिलीप निकला अपने घर को जाने के लिए, और ये कैसे एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से उसने पानी लिया, उससे हाथ धोया, और एक मैले अंगोछे में कपड़े में कैसे रोटी बंधी हुई थी उसको निकालकर खाने के लिए दे रही थी अपने बेटे को।
बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था कि तुरंत अभी कमाई हुई है। मुंह बनाकर कहा, ऊँ ऊँ, रोटी, रूखी रोटी, मतलब अब तो कमाई हुई है तो अब क्या रूखी रोटी खाऊंगा। माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। बच्चे ने रोटी ज़मीन पर डाल दी और ऐंठ गया, गुस्सा हो रहा है अब। सुबह भी रूखी रोटी खाई और आज रोज़ रोज़ रूखी रोटी। हाथ आँखों पर रखा बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह ज़रूर दाल खिलाऊंगी। देख, बाबू तेरे लिए रुपए दे गए हैं, शाबाश। अब उसको मना रही है कि तुम अभी खा लो, सुबह मैं तुम्हारे लिए दाल ज़रूर से बना दूंगी। देखो, बाबू यानी दिलीप पैसे भी देकर गए हैं। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज़ दाल खाना। मतलब वो सौदे में दाल लेकर आएंगी तो तुम रोज़ दाल खाना। बेटा रिझ गया, अब गुस्सा आ रहा है। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगूठे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। अब उसने रोटी नहीं खाई थी, लेकिन बेटे को रोटी देने के कारण उसने कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम खा लो। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालात से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। अब बचपन की चीज़ें, यानी बचपन में वो, या जब वो बच्चा है तो बचपन के कारण वो रूठा था कि रोज़ रोज़ रूखी रोटी खाने को मिलती है, लेकिन उससे अपने परिवार की पूरी स्थिति अच्छे से पता थी। तो उसने अनिच्छा से एक रोटी, मन तो नहीं था लेकिन एक रोटी उसने अपनी माँ की ओर बढ़ाकर कहा कि नहीं, एक रोटी तुम खा लो। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा ले। अब उसकी माँ बहाने कर रही है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम खा लो, मैंने तो सुबह देर से नाश्ता किया था। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से होंठ दबा वह पीछे हट गया। अब वो और नहीं देख सकता था। दिलीप, जो कि इसके पूरे घर की स्थिति को छिपकर देख रहा था, अब वो इससे ज़्यादा नहीं देख सकता था तो वो पीछे हट गया। मकान पर आकर वो बैठा ही था। नौकर ने दो भद्र पुरुष के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठकर चले गए। अब वो दिलीप घर पे नहीं था, तब तक दो लोग आए थे दिलीप से मिलने। ये ऐसा उनका नौकर बता रहा है। दिलीप के घर पर लौटने के बाद खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं है। उसी समय उससे लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। अब उसको याद आ रहा है उसकी माँ का, कि कैसे उस छोटे बच्चे की माँ ने कहा कि भूख नहीं अपने बच्चे को खिलाने के लिए। नौकर ने विनीत स्वर में कहा, थोड़ा दूध ले आऊं? अब वो कह रहा है कि भूख नहीं है तो थोड़ा दूध पी लो। दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज़ है। अब उसको उपहास, उसका मजाक उड़ा रहा है दिलीप। विद्रुपता मतलब मजाक उड़ा रहा है कि क्यों भूख नहीं होता है तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज़ है। नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा हुआ। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। दिलीप ने खिंचकर कहा, जाओ जी। अब उसको गुस्सा आया। उसने बोला, जाओ यहाँ से। दिलीप ने उसे डांटा। वो चला गया। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना ना चाहता था, जो उसने उस बच्चे और उसकी माँ की स्थिति वो देखकर आया था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। अब उसके छोटे भाई ने उसे एक पत्र दिया और कहा, यह लिफाफा उसकी वाइफ यानी हेमा ने भेजा है, यानी उसके छोटे भाई की भाभी ने। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ा, पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रशीला दुख तुम्हें न मिले तो ज़िंदगी दूभर हो जाए। अब वो पत्र की जैसे ही पहली लाइन पढ़ता है कि उसकी वाइफ ने उसके लिए क्या लिखा है कि मैं इस जीवन में दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई हूँ जैसे, तो दिलीप ने पूरा पत्र पढ़ा भी नहीं और फाड़ कर फेंक दिया। और उसके मुंह से एक ही बात निकली कि काश
तुम जानती दुख किसे कहते हैं। क्यों ऐसा वो कह रहा है? क्योंकि उसने जो असली दुख है, जो उस बेटे और माँ का जो दुख है, उसने वो दुख को देखा था। तो वो अपनी वाइफ के लिए कह रहा है कि काश तुम समझ पाती कि असली दुख क्या होता है। तो यही हमने देखा कि दो परिवारों की स्थिति, एक है हेमा जिसको सब सुख सुविधाएं प्राप्त थी फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी, और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा और उसकी माँ, उनको खाने के लिए भी कैसे पूरा नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से दो पारिवारिक स्थिति हमने देखा। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा कि हमें हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने से नीचे जिनके पास नहीं है वो सारी सुख सुविधाएं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने लकी हैं कि एटलीस्ट आपके पास अपने जीवन को चलाने के लिए सुख सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को अगर आपने समझा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।